हेलो दोस्तों, लक्ष्य विशेष चैनल पे आपका स्वागत है। मैं शनि पांडे और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल में एक बेहतरीन आंसर का क्या फॉर्मेट हो सकता है उसको हम यूपीएससी टॉपर रही साक्षी गर्ग जी जो 2017 में 350वीं रैंक हासिल की थी, आज उनकी कॉपी के माध्यम से हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि एक बेस्ट आंसर का फॉर्मेट क्या होता है। दोस्तों, आपको आंसर राइटिंग करने के दौरान किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्या होता है डायग्राम, किस प्रकार से उसको हम किस आंसर में कहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से हम कहाँ पे आंसर को पॉइंट में लिखते हैं, कहाँ पे हम डाटा देते हैं, किस प्रकार से अपने राइटिंग में हम भाषा को प्रभाव देते हैं, किस प्रकार से अपनी बातों को हम फैक्ट के माध्यम से प्रूव करते हैं। इन सब बातों को आज हम इसमें बहुत ही बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर टॉपर ऐसा क्या करते हैं जो अपने सपनों को साकार कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न उन्होंने कैसे लिखा है। दोस्तों, ये साक्षी गर्ग जी ने लिखा था और इसमें हम उनका इवोल्यूशन देखेंगे, किस प्रकार से इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा था, उनकी लैंग्वेज की क्या थी और कंक्लूजन में कैसे दिया। वैसे जब हम आंसर राइटिंग करते हैं दोस्तों तो इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा बॉडी पार्ट होता है, तीसरा कंक्लूजन होता है। यही थ्री फॉर्मेट होते हैं जिसमें हम अपने आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बेस्ट फॉर्मेट है भी कि पहले कंक्लूजन लिखें बहुत ही कम शब्दों में, उसके बाद फिर मेन बॉडी पार्ट होता है जिसमें हम डायग्राम का यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं और अपनी बातों को टू द पॉइंट लिखते हैं और लास्ट में हम देते हैं कंक्लूजन। तो आइए देखते हैं कि इन सब बातों को किस प्रकार से उन्होंने ध्यान दिया हुआ है और किस प्रकार से करंट एग्जाम्पल को भी उन्होंने डाला हुआ है अपने आंसर राइटिंग में, और हिस्ट्री ऑप्शनल है और किस प्रकार से करंट से लिंक करती हैं ये भी हम इसमें सीखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये जो प्रश्न है पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति का क्रमिक विकास हुआ। क्वेश्चंस को बहुत ही स्लो पढ़ना है और क्वेश्चंस को पढ़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम समझें भी। पहला प्रश्न है जैसे कि हड़प्पा संस्कृति का क्रमिक विकास हुआ, ना कि यह अचानक किसी बाहरी प्रभाव के कारण प्रकट हुई। तो देखिए क्वेश्चन है कि आपका हड़प्पा संस्कृति का क्रमिक विकास हुआ, यहाँ आपको पॉइंट आउट करना है। फिर है कि यह किसी बाहरी प्रभाव के कारण, यहाँ पे आपको गौर करना है। फिर है कि उसके उद्भव के संबंध में जो विभिन्न मत दिए गए हैं, याद रखना हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है उसमें तीन चार इंपॉर्टेंट लोगों के अलग अलग अपने अपने स्टेटमेंट हैं, तो उन्हीं को देखना है। और साथ ही साथ याद रखिएगा आलोचनात्मक परीक्षण हमको करना है। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब ये होता है कि हमको उनका सब कुछ देखना है, प्रॉस भी देखना है, कॉन्स भी देखना है और प्रूफ करना है कि किस प्रकार से हड़प्पा संस्कृति का क्रमिक विकास ही ज़्यादा मान्य है। आपको पता होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। आपको पता है कि प्राक हड़प्पा से किस प्रकार से जो सोथी संस्कृति है उससे दिखाने का प्रयास किया गया है किस प्रकार से हमारी जो या हड़प्पा सभ्यता थी किस प्रकार से डेवलप होते होते सिविलाइजेशन के स्तर पे पहुंच गई थी। तो वही प्रश्न है और आइए देखते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। देखिए इन्होंने स्टार्टिंग क्या लिखा है, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो पहले मैंने कहा कंक्लूजन हो, पहले मैंने कहा कि पहले सर्वप्रथम होता है आपका एक इंट्रोडक्शन होता है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या लिखा है, साहित्यिक साक्ष्यों के अभाव में व पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के कारण हड़प्पा कालीन सभ्यता के उदय के संदर्भ में इतिहासकारों के बीच मतैक्यता का अभाव है। देखिए बहुत अच्छी इन्होंने स्टार्टिंग किया हुआ है। इन्होंने देखिए लिखा कि साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास है नहीं, उनकी कमी हुई है, और साथ ही साथ जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो भी हमारे पास पूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। इसी के चलते क्या होता है, जो इतिहासकार हैं उनके बीच बहुत से विभिन्न मत दे दिए हैं कि कोई कहता है कि
ये बाहर से आके बसे हैं, कोई कहता नहीं ये बाहर से नहीं बसे हुए हैं, ये यहीं के थे, इनका धीरे धीरे करके क्या हुआ, क्रमिक विकास हुआ। तो लोगों ने अलग अलग अपना मत दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि उस क्वेश्चन को इन्होंने किस प्रकार से टैकल किया हुआ है। एक बार क्वेश्चन को फिर से गौर फरमाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ है, ना कि यह अचानक किसी बाहरी प्रभाव के कारण प्रकट हुई है। इस कथन के आलोक में सिंधु सभ्यता के उद्भव, यानी सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ उसके संबंध में जो विभिन्न लोग हैं जिन्होंने अपना अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया है कि नहीं इसका उद्भव इस प्रकार से हुआ, इसका उद्भव इस प्रकार से हुआ, तो किस प्रकार से यह हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति है वो किस प्रकार से क्रमिक रूप से विकसित हुई है, आपको इसको बताना है। लेकिन आपको सबके जो विभिन्न मत हैं उनको बताते हुए उसके बाद ही अपने जो मत है क्रमिक विकास वाला उसको आपको लाके यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस का पूछने का यहाँ सेंस है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन में है इसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो देखिए इन्होंने स्टार्टिंग जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अच्छा इन्होंने किया। उसके बाद देखिए इन्होंने लिखा कि साहित्यिक साक्ष्यों के अभाव व अपर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के कारण हड़प्पाकालीन सभ्यता के उदय के संदर्भ में इतिहासकारों के बीच मतैक्यता का अभाव है। फिर है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार अकस्मात उदय बताते हैं और उनके अनुसार मेसोपोटामिया के समकालीन होने के कारण इसका उदय मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रभावित था। देखिए इन्होंने कितना अच्छा बताया कि जो हमारे समाजवादी इतिहासकार हैं लेकिन जो भारतीय नहीं है वो ऐसा कहते हैं कि इसका जो उद्भव हुआ है वो अकस्मात हुआ, क्योंकि वो इतनी डेवलप सभ्यता का जो वो कहते नहीं है कि क्रेज है वो हम भारतीयों को नहीं देना चाहते। वो कहते हैं नहीं ये बाहर से हुई उद्भव हुआ है इसका। और वो बताते हैं कि मेसोपोटामिया के समकालीन होने के कारण इसका उद्भव किसे जोड़ते हैं, मेसोपोटामिया से जोड़ते हैं। फिर दोस्तों होता क्या है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट देखने को मिलता है। देखिए उसी के क्रम में इन्होंने देखिए लिखने की कोशिश किया होगा। हाँ लिखा है उन्होंने कि परंतु मेसोपोटामिया में चौकोर मुद्रा कच्ची ईंटों का प्रयोग जबकि हड़प्पा में बेलनाकार मुद्राएं। दोस्तों थोड़ा यहाँ उल्टा लिख दिया है, एक्चुअली हड़प्पा में बेलनाकार नहीं हुआ है, एक्चुअली ये मेसोपोटामिया देखने को मिलता है, मेसोपोटामिया देखने को मिलता है। और जो चौकोर मुद्रा है दोस्तों ये हड़प्पा का है। इन्होंने थोड़ा देखिए अभी इतना सा फैक्ट रहता है उसमें याद नहीं रहता है, तो हालांकि इन्होंने ये डाटा याद था यही बहुत बड़ी बात है। तो इन चीज़ों के माध्यम से आपको प्रूव भी करना पड़ेगा जब आप आंसर राइटिंग करोगे। देखिए आंसर राइटिंग में 3-4 चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। आपको बता दूं 3-4 चीज़ें क्या हैं जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। इन बातों को मैं कहूँगा आप नोट भी कर लीजिएगा। पहली चीज़ को आपको ये ध्यान देना होता है, कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपको देखना है कि उस क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखना है। स्पेशली कोई क्वेश्चन जैसे 200 वर्ड में है, 150 वर्ड में है, जो भी वर्ड में है, देखिए ये क्वेश्चन कितने वर्ड में लिखना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर का है, तो लगभग ये आई थिंक ये 250 वर्ड का होगा। तो इसको 250 वर्ड में लिखना होगा। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि विस्तार यानी परिधि को ध्यान रखना है, यानी कि जो पूछा जा रहा है टू द पॉइंट उसी को लिखेंगे, तभी आप अपनी बातों को 250 वर्ड में लिख सकेंगे। दूसरी बात दोस्तों क्या रखना है, आपको अनुपात का ध्यान रखना है। कहने का सेंस ये है, इसमें कहा गया है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, प्रश्न में कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि आप ऐसा ही ना हो कि सिर्फ आलोचना ही करते जा रहे हैं और आप कुछ उसका पॉजिटिव दिखाई नहीं रहे हैं। तो आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है, विश्लेषण का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉस और कॉन्स यानी कि दोनों को पॉइंट को आपको लेकर चलना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन का मतलब बैलेंस में हो। फिर तीसरी चीज़ दोस्तों होती है प्रमाणिकता। प्रमाणिकता दोस्तों किसे कहते हैं, जैसे इन्होंने लिखा परंतु मेसोपोटामिया में चौकोर मुद्रा, सॉरी दोस्तों यहाँ हड़प्पा होगा, हड़प्पा में चौकोर मुद्रा और कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है जबकि हड़प्पा में बेलनाकार मुद्राएं। तो दोस्तों यहाँ मेसोपोटामिया में एक्चुअली बेलनाकार मुद्राएं मिली हैं, तो इन्होंने थोड़ा फैक्ट में गलती कर दी है। पक्की ईंट प्राप्त हुई है, साथ ही हड़प्पाई नगर व्यवस्था भी ज़्यादा उन्नत थी। दोस्तों देखिए इन्होंने फैक्ट के माध्यम से उसको प्रूव करने की बात कही है। कहने का सेंस ये है, आप अगर क्वेश्चन को हवा हवाई लिखने की कोशिश करेंगे कि नहीं बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है जिसके माध्यम से मैं प्रूव कर सकूँ कि किस प्रकार से असमानताएं भी थी, तो आपकी दोस्तों बातें वो मानी नहीं जाएंगी। ठीक है, देखिए ये जो दृष्टि से मेरे को एक और भी प्राप्त हुई है, देखिए उन्होंने किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया है कि नहीं आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, और देखिए कच्ची ईंटों का प्रयोग दोस्तों, जो ये ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको आपको अंडरलाइन करना होता है, जिससे जो एग्जामिनर होता है उसको इतना समय नहीं होता कि आपको हर एक चीज़ को वो देख सके। तो वो आप जब अंडरलाइन करोगे तो उसकी निगाहें पड़ेंगी। तो देखिए इन्होंने बताया कि आप अंडरलाइन ऐसे स्थान पर करिए। ठीक है, फिर देखिए तीसरी चीज़ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है जो चौथी चीज़ दोस्तों, भाषा शैली। दोस्तों भाषा शैली इतनी साफ होनी चाहिए, इतनी सुथरी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें इतनी सरलता होनी चाहिए कि लोगों को समझ में आए। अब देखिए इनका आंसर राइटिंग में पढ़ रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है क्या लिखा है इन्होंने। फिर लिखा है, फिर देखिए दोस्तों इन्होंने पैरा छोड़ छोड़ के लिखा है, छोटा छोटा मतलब उसमें लिखा है फॉरवर्ड में। फिर लिखा है
कि कुछ का मानना है कि द्रविड़ सभ्यता से इसका उद्भव हुआ। देखिए दोस्तों, पहले इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से मेसोपोटामिया से आई हुई है, फिर देखिए दूसरा ये दे रही हैं कि द्रविड़ से हुआ। फिर लिखा है इस सभ्यता को कुछ इतिहासकारों ने भूमध्य सागरीय तक का करार दिया है, परंतु जो प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो दोस्तों इससे मत एकता नहीं रखते हैं। यही शायद इन्होंने लिखा भी होगा, इससे सामंजस्य नहीं रखते हैं। जहां एक और हड़प्पा में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिलते, वहीं दूसरी ओर द्रविड़ सभ्यता ग्रामीण थी और लोहे के साक्ष्य मिले। दोस्तों देखिए, मैंने कहा कि अपनी बात को प्रमाणित करिए। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से ये अपनी बात को प्रमाणित कर रही हैं कि किस प्रकार से उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। मैंने पहला बताया कि आपको क्वेश्चंस की परिधि को ध्यान रखना है कि उसकी परिधि कितनी है। 250 वर्ड है तो कोशिश करना है कि 240 से 260 तक इसी शब्द के बीच में आपने लिख दो। तीसरी बात मैंने कहा कि आपको संतुलन का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर जो पूछा है उसका आप एकदम जो अनुपात है वो एकदम मेंटेन करके चलें। फिर तीसरी दोस्तों, प्रमाणिकता बहुत जरूरी होती है, इसे प्रमाणिकता ये दिखा रही हैं। चौथी दोस्तों, भाषा शैली। देखिए कितनी सिंपल भाषा शैली इनकी है और किस प्रकार से इन्होंने लिख रही है कि इनकी भाषा में जो है ना दोस्तों प्रवाह है। आपको दिख रहा है ना, प्रवाह है इनकी भाषाओं में। देखिए शुद्धता दिख रही है आपको, कहीं पर कोई मिस्टेक दिख रही है? किस प्रकार से इतनी फास्ट लिखी है, शुद्धता होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, इनकी जो शब्दावलियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी सरल शब्दावलियाँ हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में देखी, इन्होंने देखा तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक मेच्योर व्यक्ति का मैं कॉपी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए इन्होंने देखिए शुरुआत में मैं लिखा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि इतिहासकारों के बीच मतैक्यता का अभाव है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मतैक्यता कितना अच्छा शब्द है, कठिन भी नहीं है और हमको समझ भी लग रहा है, और लग रहा है कि हाँ किसी हिस्ट्री के व्यक्ति ने ही इसी को लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ कॉपी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ते चले जाएं और आप सिर्फ सुनते चले जाएं। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा भी ऑप्शनल स्पेशली हिस्ट्री ही है और मैंने क्या कहते हैं उसको जिस प्रकार से प्रिपेयर किया है और उस प्रकार से जो मैंने अपने मतलब अपने हिसाब से जो मैंने आंसर राइटिंग सीखी है, जहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, उसी अकॉर्डिंग मैंने जो अपने लेवल पे मैंने सीखा, वो मुझे लग रहा है कि हाँ इन्होंने इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं सीखा हूँ एकदम बेस्ट है और ये उसी फॉर्मेट में टॉपर भी चल रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम लोग को सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम कैसे आंसर राइटिंग करें। अक्सर मेरे ग्रुप में आप लोग पूछते रहते हैं सर आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपको यही देखना होगा कि आपको यूपीएससी टॉपर की कॉपी जैसे हम दिखा रहे हैं, आप इसको देखिए और सीखिए कैसे आंसर राइटिंग करते हैं। कुछ कठिन नहीं है। अगर आपके पास यार सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। ऐसा भी नहीं नॉलेज के आप नहीं ले सकते हो, आपको पता ही नहीं कि मेसोपोटामिया में क्या था, आपको पता ही नहीं द्रविड़ में किस प्रकार से उनसे भिन्न था, तो आप नहीं अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आपको ये सीखना होगा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं आगे। फिर है सर्वाधिक मान्य मत है कि हड़प्पा उद्भव अकस्मात न होकर क्रमिक विकास स्वरूप हुआ, जिसमें भी निम्न तक तर्क प्रस्तुत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपनी बातों को प्रमाणित कर रही हैं। ठीक है, कैसे प्रमाणित कर रही हैं ये देखते हैं। कोई भी नगरीय सभ्यता विकास के संदर्भ में ग्रामीण आधार लिए होती है। हड़प्पा सभ्यता भी पश्चिमी भारत में स्थित बलूची संस्कृति, पंजाब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास क्रम में सामने आई। दोस्तों बलूची संस्कृति होगी, सोथी संस्कृति होगी राजस्थान की, ये सब दोस्तों वहाँ के आधार को लिए हुए है। ठीक है, दोनों सभ्यताओं में त्रिभुज हिरण जैसे कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए जो दोनों में संबंध प्रदर्शित करते हैं। यदि ग्रामीण संस्कृति का स्थल देखें तो यह काफ़ी हद तक हड़प्पाई स्थल से सभ्यता रखता है। दोस्तों ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे दिया है, लेकिन आप यहाँ कुछ फैक्ट भी डाल सकते थे, इन्होंने नहीं डाला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इनके आंसर राइटिंग देखना जरूरी नहीं कि आप फॉर्मेट, इनका लिखने का जो फॉर्मेट है ये बहुत बेस्ट है, आपको ऐसे ही लिखना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रमाणिकता है, तो अगर आपके पास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो फैक्ट के माध्यम से आप अपनी बातों को प्रूव करेंगे तो थोड़ा अच्छा ज़्यादा होगा, आप और अच्छा इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने मैप दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा है मैप इन्होंने दिखाने की कोशिश किया है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है इनका। फिर देखिए दोस्तों आगे लिखा है, यद्यपि लिप न पढ़े जाने के कारण स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, तथापि सर्वाधिक मान्य मत है वह क्रमिक विकास ही रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं क्वेश्चंस को पढ़ा तो मेरे दिमाग में खट से आ गया कि मेरे को ये करना है कि क्रमिक विकास ही दिखाना है, बिकॉज हम लोगों ने भी जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें ये सबसे सर्वाधिक मान्य मत है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कंक्लूजन कितना शॉर्ट दिया, कितना बेस्ट दिया कि आप मेसोपोटामिया को देख लो, आप द्रविड़ को देख लो, लेकिन आप जो आओगे ना वो क्रमिक विकास पे ही आओगे। उन्होंने देखिए कितनी शॉर्ट भाषा में लिखा है, उन्होंने बता भी दिया कि मैं कह रही हूँ कि आप मतलब क्रमिक विकास ही को मानकर चलें, लेकिन उन्होंने लिख दिया है यद्यपि लिप का अभाव है, इसलिए स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। दोस्तों आइए देखते हैं सेकंड प्रश्न में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इन्होंने 6 नंबर इनको मिला है 15 में से। अच्छा नंबर मान सकते हैं, ठीक ही है, अच्छा ठीक है, पहले अच्छा है इनका। और देखिए इनको मार्क्स भी दिए गए थे, इंट्रोडक्शन में 1/2 पार्ट्स, कॉन्टेक्स्ट में इनको देखिए 3 मार्क दिए गए हैं, कंटेंट इनका 2 मार्क है, लैंग्वेज 1/4 मार्क दिया गया है,
ठीक है, करंट से इन्होंने लिंक नहीं किया हुआ है क्योंकि टॉपिक कोई करंट से ऐसा लिंक था नहीं। आप लिंक भी कर सकते हो अगर रिसेंटली कोई आपको लगता है कि हाँ मैंने करंट पढ़ा और उसमें कुछ देखा कि हाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई चीज़ आया हुआ है, तो उसको आप वहाँ पे लिख भी सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन और लोगों की सैद्धांतिक मान्यताएं तात्कालिक भौतिक जीवन से अत्यधिक प्रभावित थी? तो आप यहाँ पे सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए सोदाहरण लिखा हुआ है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको प्रमाणिकता देनी है। ठीक है, आपको प्रमाण अगर आपके पास है तो आप स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लिखा है डू यू एग्री विद द व्यू दैट ऋग्वैदिक रिलीजियस लाइफ एंड द थियोरेटिकल बिलीव्स ऑफ द पीपल वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड देन बाय द देन फिजिकल लाइफ एलोबरेट विथ एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन था कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं। कहने का मतलब ये है कि आप क्या ऐसा मानते हैं, आपको इसमें सहमत हैं कि ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन यानी जो वहाँ का रिलीजियस लाइफ था एंड लोगों का जो सैद्धांतिक मान्यताएं थी यानी जो थ्योरेटिकल बिलीव्स था वो किस प्रकार से भौतिक जीवन से अत्यधिक प्रभावित थी। तो इसको आइए देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। देखिए मैंने कहा कि जो कंक्लूजन होता है सॉरी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है यानी जो इंट्रोडक्शन होता है बहुत शॉर्ट में देखिए लिखा है किसी भी काल का सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन एक दर्पण की तरह कार्य करते हैं और अर्थात दोनों परस्पर प्रभावित करते हैं। ऋग्वैदिक काल भी इसका अपवाद नहीं था, या यूँ कहूँ कि ऋग्वैदिक काल भी इससे अछूता नहीं था, आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल इन्होंने देखिए स्टार्टिंग बहुत अच्छी की है। फिर दूसरा है कि ऋग्वैदिक काल समता मूलक था। समता मूलक दोस्तों यहाँ समानता का भाव प्रबल था। आपको पता होगा कि वहाँ पे जनजाति व्यवस्था थी तो समता मूलक था। वर्ण जाति का जन्म आधार पर विभाजन नहीं था, अर्थात धर्म में भी कोई कर्मकांड और मंत्रोच्चारण बल की व्यवस्था नहीं थी। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। देखिए इन्होंने अपनी बातों को तोड़ तोड़ के और पॉइंट पॉइंट में लिखने की कोशिश की है। फिर देखिए लिखा है ऋग्वैदिक समाज में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, वस्तु इसी संदर्भ में प्रकृति का दैवीकरण किया गया। इंद्र को पुरंदर कहा गया, सर्वाधिक सूक्ति इन्हीं को समर्पित है, वर्षा को देवता कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज में अग्नि का प्रयोग जंगल साफ करने व भोजन पकाने के लिए करते थे, अतः अग्नि को देवता को रूप दिया गया और इंद्र को बाद सर्वाधिक सूक्त अग्नि को समर्पित है। और ऋग्वैदिक काल में प्राप्त शवों के साथ पसंदीदा वस्तुएं ताबीज आदि की प्राप्ति हुई, या प्रतिबिंब करता है कि ऋग्वैदिक समाज जादू टोना और था। दोस्तों एक्चुअली क्या था कि ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत ज़्यादा वो दे दिया है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दिया है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारी इन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं कर सकी हैं। तो आप देखिए क्या कहते हैं इसको, देखिए लिखा है इसमें कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर लिखें और धार्मिक जीवन और मान्यताओं का भौतिक जीवन से अंतर स्थापित करना है। तो ये बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी क्वेश्चंस, तो एक एवरेज ही किया है इन्होंने। ठीक है, देखिए 4.5 नंबर मिला है इनको। तो आइए दूसरे प्रश्न में देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या आप डू यू एग्री यानी आप क्या एग्री हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो भारत का जो सेकेंड सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या जो सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट उनका हो रहा था स्पेशली नगरीकरण के क्षेत्र में, अर्बनाइजेशन के क्षेत्र में, उसमें जितनी भूमिका लौह प्रौद्योगिकी ने निभाई, ठीक है, यानी जितनी भूमिका आयरन टेक्नोलॉजी की थी उससे कहीं कम भूमिका तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिवेश की भी नहीं थी। यानी कहने का सेंस ये है कि द्वितीय नगरीकरण के योगदान में आप सिर्फ लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका को ही नहीं मान सकते हैं, उसमें तत्कालीन जो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट था या तो जो वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं, आपको डिस्कस करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न में मुझे जो पहले पढ़ने के बाद मुझे जो आया, आपको क्या करना चाहिए। जैसे भी कहने का सेंस ये है कि किसी भी चीज़ के आपको, जैसे एक मैं कॉमन चीज़ बताऊं, जैसे कि कहने का सेंस ये है कि आपका स्वतः का उत्थान का अगर आपकी बात करें, स्वतः के उत्थान में देखेंगे तो एक आपके उत्थान में किसी एक चीज़ का नहीं कह सकते कि हमारे उत्थान में किसी एक चीज़ का ही हाथ था। आपके भी उत्थान में, हर व्यक्ति के उत्थान में कई चीज़ों का हाथ होता है, तब वो जाके बहुत आगे बढ़ पाता है। उसी हिसाब से आपको शिखर नगरीकरण को भी देखना है। फिर देखिए इन्होंने स्टार्टिंग क्या लिखा है, इन्होंने स्टार्टिंग लिखा है कि किसी भी नगरीय सभ्यता के विकास में एक कारक की भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल सही है, वस्तुतः या कई कारकों का एक समुच्चय होता है। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण में लोहे के साथ साथ आर्थिक संपन्नता, कृषि अधिशेष, शिल्प विकास, धार्मिक विविधता जैसे अनेक कारण महत्वपूर्ण रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन कितना ज़बरदस्त लिखा है कि इन्होंने पहले बता दिया कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं कि द्वितीय नगरीकरण, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि ये पूरे क्वेश्चन को समझ चुकी हैं और ये एक इनका इंट्रोडक्शन ही ये बोल रहा है कि हम इस बात से सहमत हैं कि सेकंड जो नगरीकरण हुआ है उसमें सिर्फ लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका नहीं थी, बल्कि तत्कालीन जो सामाजिक आर्थिक परिवेश थी उनकी भी भूमिका थी। तो देखिए इनका इंट्रोडक्शन इतना बोल रहा है, आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं समझ आया, लेकिन मुझे पूरा समझ में आ गया
कि ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा लिखा कि किसी भी नगरीय सभ्यता के विकास में एक कारक की भूमिका नहीं होती, यानी ये मान रहे हैं कि सिर्फ लोक प्रौद्योगिकी की भूमिका नहीं और भी कारक की भूमिका है। वस्तुतः यही कारकों का कई कारकों का समुच्चय होता है। दोस्तों इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो वहाँ की भौतिक स्थिति सबको हम मान सकते हैं, वहाँ सबको हम लेकर चलेंगे। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लौह प्रौद्योगिकी के कारण कृषि औजार के उच्च स्तरीय रूप सामने आए, शिल्पकला का विकास हुआ। बिल्कुल, यानी लौह प्रौद्योगिकी जो हुआ उसके कारण क्या हुआ दोस्तों, कृषि औजार के उच्च स्तरीय रूप सामने आए, शिल्पकला का विकास हुआ, जिससे कृषि अधिशेष आर्थिक संबंधता हुई। इसी व्यवस्था ने नगरीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि इसके अलावा अन्य कई कारण भी रहे हैं। दोस्तों अन्य कारण में देखिए दिखा रहे, अब दिखाने की कोशिश करेंगे ये कि सामाजिक आर्थिक जो स्थिति जो बता रहा है उसको दिखाएंगे। तत्कालीन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर पश्चिमी तकनीकी का आगमन हुआ, यानी जो दोस्तों वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी उसको दोस्तों आगमन हुआ, जिससे फसल विविधता आई। एक मौसम में 2 फसलें ली जाने लगी। इनके साथ ही प्रगलन की विधि का लाभ और तांबा व लकड़ी को प्राप्त हुआ। दोस्तों बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त उन्होंने लिखा है। तत्कालीन व्यवस्था में बौद्ध व जैन धर्म को दोस्तों प्रश्न प्राप्त हुआ, यानी किस प्रकार से देखिए धर्म भी अब आपके सेकंड नगरीकरण को किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगा उसको इन्होंने डालने की कोशिश की है। इसमें धर्म में मुनाफा सूदखोरी उचित मानी गई। पशु बलि को हिंसक कृत्य करार दिया गया, जिससे कृषि हेतु बड़े पैमाने पशु प्राप्ति हुई है। साथ ही व्यापार वाणिज्य को सूदखोर से प्रोत्साहन मिला। बहुत ही जबरदस्त दोस्तों इन्होंने लिखा है ये चीजें। ब्राह्मण एकाधिकार पर चोट की गई। वैश्य शूद्र को भी समाज में स्थान प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने आर्थिक विकास को दोस्तों सहयोग दिया। बहुत ही अच्छा दोस्तों इन्होंने लिखा है। राजनीतिक स्थिरता आ रही थी। जन से इकाई जनपद व अब महाजनपद हो गई थी। इसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय व महावस्त्र जैसे ग्रंथों से प्राप्त। दोस्तों देखिए उन्होंने प्रामाणिकता देने की कोशिश की है कि अंगुत्तर निकाय महावस्त्र जैसे ग्रंथों से प्राप्त होती है। अर्थात बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान शासकों ने इन संभावनाओं का लाभ उठाकर एक निश्चित आधार दिया। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि द्वितीय नगरीकरण में लोहे के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दोस्तों तत्व महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, ये फॉर्मेटिंग का बहुत अच्छा था। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आप जब भी आंसर राइटिंग करें तो 5 बातें याद रखिए। क्वेश्चंस की परिधि को ध्यान रखें, दूसरा अनुपात को ध्यान रखें, तीसरा प्रामाणिकता दें, चौथा भाषा शैली बेहतरीन हो, पांचवा दोस्तों आपका सबसे प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त हो। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है दोस्तों आप डायग्राम को यूज करें, आप अपनी बातों को फैक्ट के माध्यम से प्रूव करने की कोशिश करें। कोई चीज़ करंट का है तो उसको आप रिलेट करने की कोशिश करें। इन सब बातों के माध्यम से आप एक बेहतरीन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों एक लास्ट आंसर हम और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यूपीएससी टॉपर सारा आंसर बेहतरीन ही लिखते हैं या कुछ उसमें ऐसा भी लिख, जैसे मैंने दिखाया सेकंड आंसर इन्होंने बहुत अच्छा नहीं लिख पाए थे, उसमें आप और अच्छा कर सकते थे। हालांकि दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं एक और हम। प्रश्न है कि गुप्तकालीन स्त्रियों की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपको ये बता देना है जो गुप्तकालीन स्त्री थी उनकी स्थिति क्या थी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे इन्होंने लिखा है। एक और इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं, वहीं दूसरी ओर देखें तो महिला से जुड़ी अनेक कुप्रथा जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा गुप्त काल में अपने चरम पर थी। दोस्तों कितना बेहतरीन उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप इनके इंट्रोडक्शन को पढ़ा होगा तो आपने देखिए ध्यान दिया होगा तो देखिए इसमें क्वेश्चन था, पूछा था कि गुप्तकालीन स्त्री की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, यानी कमेंट ब्रीफली ऑफ द पोजीशन ऑफ वुमेन ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको देखना है कि किस प्रकार से गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जो इनका इंट्रोडक्शन है, उसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि गुप्त युग को कोई भी स्वर्ण युग आप कैसे भी कह दो, क्या कहते हैं उनके कलात्मक गतिविधि के आधार पे। लेकिन आप अगर देखें तो महिला से जुड़ी जो समस्या थी, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, निषेध प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब गुप्त काल में अपने चरम पर थी। यानी कहने का सेंस ये है कि गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दोस्तों आप अगर देखने की कोशिश करेंगे, हड़प्पा सभ्यता स्टार्टिंग से मैं करता हूँ, तो हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, तैसे स्त्रियों की जो स्थिति होती है वो खराब होती जाती है। तो उसी को उन्होंने लिखा है। फिर दोस्तों आगे है कि स्मृति साहित्य की रचना से स्पष्ट प्रतीत होता है। देखिए दोस्तों इन्होंने प्रामाणिकता देने की कोशिश की है। ठीक है, होता है कि महिला स्थिति निचले स्तर पर थी, उसमें अशूर्य पश्चा अनिष्कासनी तक कहा। अशूर्य पश्चा अनिष्कासनी दोस्तों कहने का मतलब जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इतना ज्यादा पर्दा प्रथा थी। ठीक है, मनुस्मृति में कहा गया कि महिलाओं को संपत्ति पर कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। स्त्री का अधिकार मात्र स्त्री धन तक सीमित है। शूद्र व महिलाओं को मोक्ष का अधिकार नहीं। दोस्तों सोचिए, जब शूद्र और महिला को उसमें मोक्ष का अधिकार भी नहीं था, तो दोस्तों किस प्रकार से, मतलब उस समय की जो ग्रंथ उसमें कहे जा रहे थे, तो यानी स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते हैं। पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सती होना पड़ता था, पर्दे में रहना पड़ता था। यदि हम पूर्व काल से तुलना करें तो गुप्त काल में महिला स्थिति हाशिए पर थी। ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है।
हड़प्पा से उठाया है। हड़प्पा, वैदिक, मौर्यकाल, मौर्योत्तर और गुप्त काल तक आते आते किस प्रकार से इन्हों जो वुमेन की जो वो था, ग्राफ था, किस प्रकार से वो डिक्लाइन की ओर गया है, उसको देखिए इन्होंने कितना बेहतरीन दिखाने की कोशिश किया है। ये दोस्तों देखिए इस पर इन्होंने मतलब जहाँ पे कॉपी चेक हुई है दृष्टि में, देखिए इन्होंने टिक किया है कि आप बेहतरीन है। दोस्तों इसको मैं कह रहा था डायग्राम यूज करिए आप, ठीक है। अब देखिए आगे है, यद्यप कुछ इतिहासकार का कहना है कि सती प्रथा मात्र उच्च वर्ग में ही उपलब्ध थी व शिक्षा संस्थानों तक भी महिलाओं तक पहुंच थी। फिर दोस्तों है, यद्यप कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सती प्रथा मात्र उच्च वर्ग में ही उपलब्ध थी व शिक्षा संस्थानों तक भी महिलाओं की पहुंच थी दोस्तों, परंतु कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो गुप्त काल में महिला स्थिति हांसी पर चली गई थी। इससे परिणाम मात्र प्राचीन भारत ही नहीं अपितु वर्तमान भारत में भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने अपने आंसर राइटिंग को दिया है। दोस्तों इस प्रकार से यूपीएससी टॉपर अपनी कॉपी लिखते हैं। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार से आप अपनी आंसर राइटिंग को बेहतरीन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पहले दिन से ही आप बेहतरीन आंसर लिखेंगे। हर कोई इंसान धीरे धीरे करते करते सीख जाता है, लेकिन आपका 2 4 5 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आपका जिस टॉपिक पे आप लिखने जा रहे हैं उस पर आपका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। कंटेंट आपका फ्रेमिंग तैयार रहेगा और आपको उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। डेप्थ नॉलेज के बगैर आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने गुप्त काल से एक डायग्राम देखिए, मैंने दिखाया आपको गुप्त काल के दौरान इन्होंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इन्होंने हड़प्पा से उठाया और गुप्त काल तक आई। दोस्तों देखिए इन्होंने, इसका मतलब ये है कि इनका जो टॉपिक का जो इंटरलिंकेज है दोस्तों इनका बहुत स्ट्रांग है। ये समझ नहीं है कि किस प्रकार से आप, अगर आप टॉपिक को लिंक करके आप इस प्रकार से हिस्ट्री तैयार करिए कि आपका, अगर आप मौर्य पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा ना हो कि सिर्फ मौर्य ही पढ़ रहे हैं। अगर आप मौर्य पढ़ रहे हैं तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पे भी पकड़ बहुत जो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे ग्रुप के द्वारा भी आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट की जा रही है और वो 27 अगस्त से स्टार्ट भी हो रही है, जिसका नंबर है आपको बहुत ही कम शुल्क के साथ दोस्तों आप एक बेहतरीन आंसर राइटिंग हमारे द्वारा जो कराई जा रही है हमारे टीम के द्वारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 9696357422 दोस्तों ये मोबाइल नंबर है, एक बार आप और लिख लें ध्यान देकर, 74922। दोस्तों 9696357422 ये मोबाइल नंबर है। इस पर आप कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। साथ ही साथ और भी आंसर राइटिंग संबंधित जो भी आपको चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस आंसर राइटिंग के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल लक्ष्य पीसीएस से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे लक्ष्य पीसीएस दोस्तों तो हमारा चैनल आएगा, तो आप उस वहाँ से दोस्तों इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों फिर हम किसी नए आंसर राइटिंग के साथ मिलेंगे और जल्दी आपको इन्हीं मैम की, साक्षी गर्ग मैम की एक और कॉपी में दिखाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।